वर्ग 10 में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को पुनः मेरे YouTube चैनल में एक बार वेलकम है। आज हम लोग यहाँ हिंदी विषय से ही आगे चौथे पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे और चौथे पाठ में जैसे देखेंगे कि नागरी लिपि जो दिया हुआ है, यह नागरी लिपि गुणाकर मूले जी द्वारा रचित है। आखिर में इस नागरी लिपि को यहाँ पे वर्णन करने का और आपके विषय वस्तु में जोड़ने का क्या उद्देश्य है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि आप जो पढ़ते हैं हिंदी विषय, तो हिंदी विषय आपका जो होता है यह देवनागरी लिपि में लिखा हुआ होता है, देवनागरी लिपि से वर्णित है। और इसके साथ आप देखेंगे कि हिंदी विषय जब देवनागरी लिपि से वर्णित है तो इसके साथ साथ आप ये समझ रहे हैं भली भांति कि इंग्लिश जैसे विषय होता है तो आपका रोमन लिपि से होता है। तो इसी संबंध में यहाँ गुणाकर मूले जी हम लोग के बीच में कुछ अपनी बातों को रखने का प्रयास किए हुए हैं और इसे हम समझेंगे। जैसे गुणाकर मूले जी के द्वारा रचित यह पाठ है। पाठ के बारे में जानने से पहले हम गुणाकर मूले जी के बारे में दो चार शब्द हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसे गुणाकर मूले जी का जन्म 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती नामक जिले में हुआ था और वहां अमरावती नामक जो जिला था उसी जिला के एक छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ था। और उनकी जो प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई थी वह प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई के रूप में ग्रामीण परिवेश में ही इन्होंने पढ़ना शुरू किया था। और जो इनकी शिक्षा थी, शिक्षा की भाषा मुख्य रूप से मराठी थी, क्योंकि महाराष्ट्र के व्यक्ति थे, महाराष्ट्र के निवासी होने के कारण वे मराठी में ही अपनी शिक्षा लेने का काम किए। इसके साथ उन्होंने मिडिल स्तर तक की पढ़ाई जो था वो मराठी भाषा में ही इन्होंने किया था। फिर वे वहां से वर्धा चले गए और वर्धा जाने के बाद वहां उन्होंने 2 वर्षों तक नौकरी भी करना शुरू किया और 2 वर्षों तक नौकरी किया। इसके साथ साथ अगर कहा जाए तो अंग्रेजी और हिंदी का उन्होंने अध्ययन भी किया। फिर उन्होंने इलाहाबाद में आकर और फिर गणित विषय से उन्होंने क्या किया, तो एमए तक की पढ़ाई उन्होंने हासिल किया। और सन 2009 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गया। जो यहाँ पे आपको डेट दिया गया है कि 2009 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गया। तो गुणाकर मूले जी के अध्ययन के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो इनके कार्य जो है, कार्य का क्षेत्र बहुत ही व्यापक हम समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने गणित के साथ साथ खगोल के क्षेत्र में, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अर्थात अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान का जो यहाँ पे इतिहास है, इसके बाद आप देखेंगे पूरा लिपि शास्त्र के रूप में और प्राचीन भारत का जो इतिहास है और संस्कृत जैसे विषयों पर उन्होंने खूब लिखने का काम अपने ढंग से बखूबी निभाया। पिछले 25 वर्षों में इन्होंने मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो कई विषयों के माध्यम से या कई विषयों से संबंधित इन्होंने 2500 से अधिक लेखों को इन्होंने प्रकाशित भी किया। इसके साथ साथ उनकी जो प्रमुख कृतियां रही है, उस कृतियों में अगर हम देखें, उसका नाम अगर हम देखते हैं तो उसमें देखेंगे कि अक्षरों की कहानी इनकी प्रमुख कृति के रूप में समझ सकते हैं। फिर अगर हम देखना चाहते हैं तो भारत का इतिहास और संस्कृति की बात है इनकी कृतियों में है। पुनः हम प्राचीन भारत के जो यहाँ प्राचीन भारत का महान वैज्ञानिक रूप में देखेंगे, इनका एक कृति है। आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक रूप में भी इन्होंने एक कृति अपना पूरा किया था। मेंडलीव के रूप में भी, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो मेंडलीव के रूप में भी इन्होंने अपनी कृति को जाहिर किया था। फिर महान वैज्ञानिक के रूप में, फिर यहाँ सौर मंडल के रूप में, सूर्य के रूप में और नक्षत्र लोक के रूप में, फिर यहाँ भारतीय जो लिपियों की कहानी है, अंतरिक्ष यात्रा के रूप में इन्होंने वर्णन किया था। ब्रह्मांड परिचय का इन्होंने वर्णन किया था। भारतीय विज्ञान की कहानी आदि आदि ऐसे ग्रंथ पुस्तकों को इन्होंने रचित किया था। गुणाकर मूले की प्रसिद्ध पुस्तक के रूप में अगर कहा जाए कि इनकी पुस्तक के रूप में जैसे एक अमर कथा सबसे प्रसिद्ध पुस्तक के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में खासकर उन्होंने संसार के जो भी कहा जाए कि सभी प्रमुख पूरा लिपि है, उस पूरा लिपियों की विस्तृत जानकारी का इन्होंने वर्णन उसमें किया हुआ है। इस प्रस्तुत निबंध के रूप में अगर देखते हैं कि गुणाकर मूले की पुस्तक के रूप में जो यहाँ नागरी लिपि का वर्णन किया गया, भारतीय लिपियों की कहानी से या यहाँ भारतीय लिपि की कहानी से नागरी लिपि को लिया गया है। इसमें हिंदी की जो अगर अपनी लिपि की कहा जाए तो ऐसे लिपि नागरी या देवनागरी के ऐतिहासिक विकास को, उसकी एक रूपरेखा होता है, उस रूपरेखा को यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। यह हमारी लिपि की जो प्राचीनता के रूप में हम समझ सकते हैं कि लिपि की जो प्राचीनता है, इस प्राचीनता में व्यापकता और व्यापकता की जो शाखा है, इसका विस्तार उन्होंने प्रभावपूर्ण ढंग से या प्रभावपूर्ण शैली के रूप से प्रमाणित आख्यान के रूप में इन्होंने प्रस्तुत करने का काम किया था। तकनीकी बारीकियों और विवरणों से बचते हुए लेखक ने यहाँ निबंध के रूप में या निबंध को बोझिल नहीं होने दिया तथा सौंदर्य और सहजता के साथ साथ जरूरी जो ऐतिहासिक जानकारियां हैं, ऐसी जानकारियां देते हुए लिपि के बारे में हमारे भीतर आगे की जो जिज्ञासा है उसे जगाने का इन्होंने भरपूर प्रयास किया है। तो आइए हम देखते हैं कि नागरी लिपि में आखिर इन्होंने
कौन सी बातों का जिक्र किया हुआ है, तो इस पे हम थोड़ा सा गौर करते हैं, अर्थात हम मूल बिंदु, मूल पाठ की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसमें इनके द्वारा लिखा गया जैसे है नागरी लिपि के बारे में कि यह लिपि जो है नागरी लिपि, अर्थात यह लिपि जो है यह एक लेख छपा है। हमें अगर कहें कि उसे हम नागरी कहें या देवनागरी लिपि भी हम कह सकते हैं, नागरी लिपि के रूप में भी कह सकते हैं या देवनागरी लिपि के रूप में भी कह सकते हैं। करीब 200 सदी पहले अगर हम देखें तो 200 सदी पहले पहली बार इस लिपि के टाइप बनने का काम हुआ, यानी टंकड़ जो होता है टाइप करने की मशीन, तो इस लिपि को टाइप करने का काम शुरू हुआ और इसमें पुस्तकें छपना शुरू हुआ था। इसलिए इसे अक्षरों में यह कहा जाए कि अक्षरों में यह स्थिरता अब आ गई, क्योंकि हिंदी तथा जो इसकी विविध बोलियां थी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती थी। हमारे पड़ोसी देश अगर हम देखें तो पड़ोसी देश नेपाल के रूप में अगर हम समझते हैं तो नेपाली में जैसे आप देखेंगे कि खसपुरा और नेवारी जो भाषाएं हैं इसी लिपि में लिखे जाने का काम किया जाता है। मराठी भाषा की लिपि भी अगर आप देखेंगे तो वह भी देवनागरी लिपि ही है। मराठी में सिर्फ एक अतिरिक्त एक देखेंगे इस तरह का यह अक्षर लिया जाता है, जो अतिरिक्त अक्षर है यह मराठी में एक अतिरिक्त अक्षर जो लिया गया है यह अक्षर है, हमने यहाँ पे जैसे गुणाकर मूले जी बता रहे हैं कि ऐसा हमने देखा है कि प्राचीन काल में संस्कृत और प्राकृत भाषा जो है इस भाषा में यह ध्वनि हुआ करता था और इस ध्वनि का प्रयोग होता था, और यह ध्वनि जो थी इसके लिए अनेक तरह के यहाँ अभिलेखों के अक्षर देखने के लिए इस ध्वनि के रूप में प्राप्त होता है। अर्थात यह ध्वनि इस प्रकार से भी होता था कि इसके कई तरह से इसका लेख यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। देवनागरी लिपि के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी होता है कि संसार में जहां भी अगर हम देखें संस्कृत प्राकृत की पुस्तकें प्रकाशित तो होती है, वे प्राय देवनागरी लिपि में ही होती है। वैसे विदेशों के कुछ पंडित की अगर हम बात करें और उनका अनुकरण करते हुए कुछ भारतीय अगर पंडित भी अगर यहाँ देखा जाता है कि ऊपर नीचे कुछ चिन्ह यहाँ जोड़ते हुए भी अक्षरों में भी संस्कृत प्राकृत के उदाहरण जो इसके उदाहरण है एवं ग्रंथ यहाँ छपवाते रहते हैं। फिर यहाँ गुजराती लिपि में देखेंगे कि गुजराती लिपि देवनागरी से अधिक भिन्न नहीं होता है, क्योंकि गुजराती लिपि भी जो है देवनागरी के जैसा ही यह भी होता है। बांग्ला लिपि अगर हम देखते हैं तो बांग्ला लिपि जो है नागरी लिपि की अगर पुत्री नहीं है तो हम अवश्य उसको एक बहन कह सकते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत का जैसे लिपियां हैं वर्तमान नगरी में यानी कि नागरी में काफी वहां भिन्न दिखाई देती है, और इस तरह से यहाँ यह कहा जा सकता है कि यह तथ्य हमें यह हमेशा याद दिलाते रहेगा, क्योंकि आज कुछ भिन्न सी दिखाई देने वाली दक्षिण भारत की जो लिपियां हैं, जैसे तमिल की बात करें, मलयालम की बात करें, तेलुगु की बात करें, कन्नड़ की बात करें, तो दक्षिण भारत की जो लिपियां हैं नागरी की तरह ही प्राचीन लिपि से भी यह विकसित होने का काम हुआ है। अभी कुछ समय पहले अगर हम देखते हैं तो अभी कुछ समय पहले तक भारत यानी दक्षिण भारत में पोथियां लिखने का जैसे कार्य होता था, यह नागरी लिपि का ही व्यवहार होता था। असल में यह बातें जो थी नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत की जो यह नागरी लिपि है इसे नंदी नागरी के नाम से जाना जाता था। कोंकण के जो शिलाहार की अगर देखेंगे, मान्यखेड़ के राष्ट्रकूट की बात करेंगे, यहाँ देवगिरी के जो यादव तथा विजयनगर के शासकों के रूप में अगर हम लेख देखते हैं तो वहाँ नंदी नागरी लिपि में ही प्राप्त होते हैं। सबसे पहले अगर हम कहें कि विजयनगर के राजाओं ने यहाँ लेखों के लिपि को नंदी नागरी का ही नाम देने का काम किया था। दक्षिण भारत के तमिल जैसे मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ लिपियों का स्वतंत्र विकास हो रहा था, और उसी दौरान कहा जाए कि फिर भी दक्षिण भारत में अनेक शासकों ने यहाँ नागरी लिपि का ही इस्तेमाल करने का काम किया था। राजकाज और राजेंद्र जैसे प्रतापी राजा जो चोड़ वंश के थे, राजेंद्र चोड़, तो ऐसे राजाओं जैसे 11वीं शताब्दी में भी सिक्कों पर नागरी लिपि या नागरी अक्षर देखने को हम देखेंगे कि यह मिलेगा ही, क्योंकि 12वीं सदी में जो केरल के शासक थे उनके सिक्कों पर जो वीर केवलस्य जैसे यहाँ शब्द नागरी लिपि में ही छपे हुए मिलते हैं। फिर आप यहाँ सुदूर दक्षिण की बात करें तो सुदूर दक्षिण का जो बड़गुण का पालियम ताम्रपत्र जैसे 9वीं शताब्दी में मिला था, यह नागरी लिपि में ही आपको देखने के लिए मिलेगा।
इतना ही नहीं, इसके आगे भी अगर कहा जाए कि श्रीलंका के जो अगर हम कहें कि पराक्रम बाहु, विजय बाहु जो यहाँ 12वीं सदी के थे आदि ऐसे शासकों के रूप में इनके सिक्के जो होते थे वे सिक्के भी नागरी अक्षरों में ही या नागरी अक्षर वहाँ पे कुरेदे हुए हैं या लिखे हुए हैं या नागरी लिपि ही वहाँ मिलता है। पुनः दूसरी ओर अगर हम देखते हैं कि उत्तर ऐसे भारत के या उत्तर भारत में जो अल्पकाल के लिए खासकर इस इस्लामी शासक की नींव डालने वाले जैसे मोहम्मद गजनबी की बात करते हैं तो मोहम्मद गजनबी जब 11वीं सदी के पूर्वार्ध की अगर हम स्थिति को देखेंगे गजनबी के तो इनके लाहौर के जो टकसाल के ढाले गए चांदी के सिक्के हुआ करते थे। ये चांदी के सिक्के क्या थे कि वह उस पर भी हम नागरी लिपि के शब्द ही देख सकते हैं कि नागरी लिपि के ही शब्द है। पुनः इन सिक्कों पर एक तरफ अगर कहा जाए कि कूपी लिपि में कलमा अंकित किया गया है, यानी कलमा जो लिखा गया वह कौन सा लिपि है तो कूपी लिपि में अंकित किया गया है। तो दूसरी तरफ देखेंगे कि नागरी लिपि में इससे अंकित किया गया है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि अव्यक्त मेकम मोहम्मद अवतार नृपति महमूद ये सिक्के जो है 1028 ईस्वी में यह शुरू किए गए थे। हमें याद रखने की जरूरत है कि लगभग इसी समय की बात है, इसी समय के दक्षिण के चोड़ राजा जो थे इनके सिक्कों के रूप में सिक्कों पर यहाँ नागरी लिपि के साथ साथ नागरी लिपि लिखे शब्द देखने के लिए हमें प्रस्तुत होते हैं। और इस तरह से मोहम्मद गजनबी जो है इनके बाद जो मोहम्मद गोरी यहाँ के शासक बनते हैं। तो मोहम्मद गोरी जब शासक बनते हैं तो उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी होते हैं, शेरशाह सूरी होते हैं और यहाँ आदि शासकों के द्वारा भी अगर हम यहाँ बातें करते हैं कि ऐसे शासकों ने अपने सिक्कों पर ही नागरिक शब्द को ही खुदवाने का काम किए हैं। फिर बादशाह के रूप में अगर हम देखते हैं कि बादशाह अकबर ने भी ऐसा सिक्का चलाया था जिस सिक्के पर राम सीता की आकृति अंकित किया गया है और नागरी लिपि में राम सी शब्द अंकित भी किया गया है, अर्थात राम सीता का चित्र अंकित होते हुए उसे राम सिया शब्द से लिखा भी गया है जो देवनागरी लिपि में ही लिखा गया है। उत्तर भारत में फिर हम देखते हैं तो उत्तर भारत में मेवाड़ के जो गुहिल सांभर अजमेर के चौहान थे, यानी उत्तर भारत के गुहिल और मेवाड़ के गुहिल और इसके साथ जैसे सांभर अजमेर के चौहान वंश के राजा थे, कन्नौज के जैसे गढ़वाल वंश के राजा थे, कठियावाड़ में जैसे कठियावाड़ गुजरात के सोलंकी शासक थे। फिर आप आबू के परमार देखेंगे, जेजाक भुक्ति के रूप में जो बुंदेलखंड के चंदेल और त्रिपुरा के कलचुरी के रूप में आप प्राप्त करेंगे। जैसे शासकों ने इनके लेख जो मिलेंगे यह सब नागरी लिपि में ही देखने के लिए मिलेंगे। उत्तर भारत की इस लिपि के रूप में अगर कहा जाए कि इस नागरी लिपि को हम देवनागरी के नाम से भी जानते हैं। यह जितनी जानकारियां ऊपर आपको प्रस्तुत किया गया, ऐसे ईसा की 8वीं और 9वीं सदी में नागरी लिपि का प्रचलन पूरे देश में था और यह एक सार्वदेशिक लिपि के रूप में जाना जाता है। फिर हम गुप्त काल की ब्राही बात करते हैं, ब्राही लिपि की बात करते हैं तो गुप्त काल में जो ब्राही लिपि था, बाद में जैसे सिद्धम लिपि का यहाँ पे प्रचलन हुआ, अक्षरों के सिरों पर छोटी आड़ी लकीरें और छोटे छोटे यानी छोटे ठोस यहाँ पे तिकोने ढंग से खींचे जाने लगे। लेकिन नागरी लिपि में अगर हम देखते हैं कि नागरी लिपि की मुख्य पहचान तो यही रहता है कि इसके अक्षरों के सिरों पर अगर देखेंगे पूरी लकीरें बन जाती है और खासकर सिरों से रेखाएं जो होती है उतनी ही लंबी रहती है जितनी अक्षरों की चौड़ाई होती है। अर्थात जैसे आप देख रहे हैं कि जितने अक्षरों की चौड़ाई है या रेखाएं उतनी ही इसको खींचा जाता है। यही देवनागरी की एक पहचान भी होती है, जितनी अक्षरों की यहाँ चौड़ाई होगी उतना इसकी लकीरें भी होती है। हाँ, कुछ अगर लेखों के अक्षर के सिरों पर अब भी कहीं कहीं तिकोन दिखाई देने के प्रस्तुत होते हैं, ऐसे दिखते हैं, तो दूसरी स्पष्ट विशेषता इसकी यह भी होती है कि इस प्राचीन नागरी के अक्षरों के रूप में अगर हम देखें आधुनिक नागरी से यह मिलते जुलते हुए नजर आते हैं और इन्हें आसानी से अगर हम कहें थोड़े अभ्यास के बाद हम चाहे तो आसानी से इसे हम पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा अभ्यास करें तो आसानी से हम भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ लेखक बता रहे हैं कि कह रहे हैं कि पहले ही हम बता चुके हैं कि दक्षिण भारत में जो नागरी अर्थात नंदी नागरी है, ऐसे लिपि के लेख 8वीं सदी में ये मिलने लग जाते हैं और उत्तर भारत में जैसे 9वीं सदी से अगर हम देखें। लेकिन हम यह भी यहाँ लेखक बता रहे हैं कि यह भी हम कह सकते हैं कि अमुक जो निश्चित समय में नागरी लिपि की शुरुआत यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, नागरी लिपि की शुरुआत की जाती है, तो यहाँ पे जो देखने के लिए मिलती है तो सीधे शब्द में कहा जाए कि नागरी जैसे अक्षर कुछ पुराने लेखों में निश्चित रूप से दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ
पुरानी शैली के कुछ अक्षर जो होते हैं नागरी लेखों में भी दिखाई देते हैं। और खासकर अब हमें यह भी देखने की जरूरत होता है कि नई लिपि को ही नागरी कहा जाता है, देवनागरी या नंदी नागरी क्यों कहते हैं। अब इसके बारे में कुछ जानकारियां हम हासिल करेंगे और देखेंगे कि नागरी लिपि की उत्पत्ति जो हुआ था तथा इसके अर्थ के बारे में विद्वान जो है अलग अलग अपने मतों को यहाँ व्यक्त करने का काम करते हैं। खासकर एक मत के अनुसार अगर हम बातें करते हैं तो गुजरात के जैसे नागर ब्राह्मणों ने पहले इस लिपि का इस्तेमाल किया, इसलिए इसका नाम यहाँ पे नागरी लिपि रख दिया। जो नागर ब्राह्मणों ने इसके इस्तेमाल किया था इसीलिए इसका नाम नागरी लिपि रख दिया। इस मत को स्वीकार करने में भी कई तरह की अड़चनें हम लोग के बीच में आती है। इस मत को पूर्णतः स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि एक अन्य मत के अनुसार भी यह बातें कही जाती है कि बाकी नगर सिर्फ नगर है, जितना नगर जो है तो बाकी नगर सिर्फ नगर है, परंतु काशी जो है वह देवनागरी है। काशी का अगर हम बात करते हैं तो वह क्या है कि देवनागरी है, इसलिए काशी में प्रयुक्त जो लिपि का नाम रखा गया वह देवनागरी का नाम रख दिया गया। स्पष्ट अगर कहा जाए तो यह एक संकुचित मत होता है, क्योंकि इसमें भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि यही स्थिति था, यही मूल दशा था, ऐसे भी नहीं कहा जा सकता है। अलबरूनी ने भी अपने ग्रंथ में जो अपना ग्रंथ उन्होंने 1030 ईस्वी में प्रकाशित किया था, लिखने का काम किया था, तो 1030 ईस्वी में जो लिखा था तो अलबरूनी के यहाँ ग्रंथों में जैसे मालवा के अगर हम मालवा में जो नागर लिपि का इस्तेमाल देखने के लिए मिलता था, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 1000 ईस्वी के आसपास वह स्थिति ऐसा था कि उसके आसपास जो यहाँ नागर था या नागरी नाम जो रखा गया था यह अस्तित्व में आ चुका था। और दरअसल यह भी बात कहा जा सकता है कि यह शब्द जो था और भी कुछ पहले अस्तित्व में आ चुका था, इससे पहले भी यह अस्तित्व में था भारत में। तो इस तरह इतना निश्चित ही कहा जा सकता है कि नागरी शब्द किसी नगर अर्थात बड़े शहर से ही संबंधित है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पादता डिक्तम के अनुसार जैसे इन नामक एक नाटक से हमें जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र जैसे है, पटना को नगर कहा जाता था उस समय। तो पटना को जब नगर कहा जाता था तो हम यह भी भली भांति जानते हैं कि स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को नागर शैली के नाम से जाना जाता था। और जब इसे स्थापत्य की विशेष शैली को नागर शैली यहाँ कहा जाता था तो नागर का नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े क्षेत्र से या बड़े नगर से यह संबंध रखता ही है। और खासकर यह असंभव ही नहीं है, ऐसा बात अगर कहा जाए तो संभव ही नहीं है, यह बहुत ही बड़ा नगर प्राचीन पटना ही उस समय हुआ करता था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की बात अगर समझें, विक्रमादित्य का देखें, व्यक्तिगत नाम यहाँ देव के रूप में इन लोगों का नाम लिया जाता था, तो देव के रूप में था, इसलिए गुप्तों की राजधानी जो था यहाँ पटना को देवनगर के नाम से भी जाना जाता था। देवनगर की लिपि होने के उत्तर भारत में अगर हम देखें तो उत्तर भारत की प्रमुख लिपि को बाद में देवनागरी लिपि के नाम से जाना गया, ऐसा भी मत आता है हम लोग के बीच में। लेकिन यह सिर्फ एक मत ही होता है, यह एक विचारधाराएं होता है। विद्वान अपने अपने विचारों को यहाँ संभावनाओं के माध्यम से रखते हैं। हम अगर सप्रमाण करने की बात करें तो यह प्रमाणित होने की बात नहीं है। यह देवनागरी कैसे नाम अस्तित्व में आया इसका कोई अस्तित्व अभी स्पष्ट नहीं मिलता है। फिर हम ईसा के 14वीं शताब्दी में चलते हैं, 15वीं में चलते हैं, तो विजयनगर के शासक जो थे उन्होंने अपने लेखों को लिपि के रूप में जैसे नंदी नागरी के नाम से संबोधित किया है। फिर विजयनगर के जो राजा थे ऐसे राजाओं के लेख अगर देखेंगे कन्नड़, तेलुगु और यहाँ पे नागरी लिपि में ही मिलते हैं। जानकारी हमें हासिल होती है कि विजयनगर के जो राजा हुआ करते थे ऐसे राजाओं के शासन काल में ही सबसे पहले अगर वेदों को लिपिबद्ध करने का काम किया गया था तो यह वैदिक साहित्य निश्चित ही नागरी लिपि में ही लिखा गया होगा और ऐसा अनुमान लगाया जाता है। और विद्वानों का भी इस तरह का विचार होता है, उसका अपना मत होता है। जैसे वाकाटकों और राष्ट्रकूटों के समय में महाराष्ट्र के प्रसिद्ध जो नंदीनगर हुआ करता था, आधुनिक जिसे हम नांदेड़ कहते हैं, कि लिपि होने के कारण इसका नाम नंदी नगरी के नाम से रख दिया गया। लेकिन हमें यह बातें कहने में कहा जाए कि नामांकन के इस झंझट में अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका सही प्रमाणित तथ्य नहीं मिलता है। यह किसी नगर विशेष की लिपि नहीं थी, क्योंकि ईसा की अगर कहें कि 8वीं से 11वीं सदी में हम अगर नागरी लिपि को पूरे देश में व्याप्त देखते हैं तो उस समय अगर हम कहें कि यह सर्वदेशिक लिपि के रूप में जाना जाता था और देश भर में पूरे समूचे हम भारतवर्ष की बात करते हैं कि नागरी लिपि जो था पूरे सारे लेख यहाँ पे बहुत ज्यादा संख्या में देखे जा सकते हैं, मिलते हैं ऐसे।
इस नागरी लिपि के उदय के साथ साथ अगर भारतीय इतिहास की और भारत के संस्कृति की बात करते हैं तो एक नए युग की हम लोग के बीच में शुरुआत भी होता है। और इस नए युग के शुरुआत में अगर भारत इस्लाम के संपर्क में जब आ जाता है और बाद में जैसे 13वीं सदी से हम देखेंगे इस्लामी शासकों का शासन जब प्रारंभ हो जाता है, नए संप्रदाय जब यहाँ अस्तित्व में आ जाते हैं और इस तरह से भारतीय समाज एवं हम कहें कि भारतीय समाज एवं बहुत से संप्रदायों को एक व्यापक नाम देने का काम किया जाता है, तो हिंदू समाज और हिंदू धर्म यहाँ अस्तित्व में आता है। और खासकर नागरी जो लिपि है इसके साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाएं भी जन्म लेती है। 8वीं-9वीं सदी से जैसे आरंभिक हिंदी को साहित्य के रूप में दर्जा मिलने लग जाता है और हिंदी के आदि कवि सरहपाद जो 8वीं सदी में अगर हम देखें तो ऐसे दोहा कोश की तिब्बत में जो हस्तलिपि मिलती है और 10वीं-11वीं सदी में की लिपि में लिखी जाने का काम यहाँ पे किया जाता है। हम यहाँ देखते हैं कि नेपाल से अगर बातें करें और भारत के जैन जो भंडार है तो ऐसे जैन भंडारों में भी इस काल की अगर हम यहाँ बहुत सारी हस्तलिपि हमें जब प्राप्त होता है तो ऐसे हस्तलिपियों के माध्यम से इसी काल में अगर हम समझते हैं कि भारतीय जो आर्य भाषा के रूप में परिवार की आधुनिक भाषाएं जैसे मराठी हुआ, बंगला हुआ आदि जन्म ले रही थी, अलग अलग ढंग से जब ये भाषाएं जन्म ले रही थी, इस समय से इस भाषाओं के लेख भी हम लोग के बीच में स्पष्ट दिखने लग जाते हैं। दक्षिण भारत की अगर हम दशा को समझते हैं तो दक्षिण भारत में क्या देखते हैं कि द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं, विशेष रूप से अगर कहा जाए कि तमिल भाषा है, अधिक प्राचीन यहाँ पे समझ में आता है। और लेकिन इन भाषाओं के लेख भी इसी समय में हम लोग के बीच में मिलने लग जाते हैं। इन भाषाओं के जो लेख होते हैं दक्षिण भारत में खासकर अगर कहे जाए तो विकसित ब्राह्मी लिपि के रूप में हम समझ सकते हैं। तो ब्राह्मी लिपि कुछ स्वतंत्र विकास यहाँ हो रहा था और ऐसे स्वतंत्र विकास के साथ अगर हम कहें, लेकिन दक्षिण भारत में नागरी लिपि का खूब व्यवहार यहाँ पे देखने के लिए नजर आता था। दरअसल यह बात हम कह सकते हैं कि नागरी के आरंभिक लेख के रूप में हमें बिंदु पर्वत के नीचे के जो दक्कन के प्रदेश है तो उसी से हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ अनेक विद्वानों के द्वारा अलग अलग मत दिए जाते हैं कि दक्षिण में जैसे हम देख रहे हैं कि दक्षिण में नागरी लिपि के जो प्राचीनतम लेख राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग का यहाँ पे जो समदंड दान पत्र के रूप में जिसे हम देखेंगे कि 754 ईस्वी में यह प्राप्त होता है, तो दंती दुर्ग ने ही राष्ट्रकूट शासन की नींव यहाँ डालने का काम किया था। तो इसके साथ राष्ट्रकूट शासन मुख्य रूप से कर्नाटक के रहने वाले ही थे और वे अपने इसकी जो मातृभाषा जो थी वह मातृभाषा के रूप में कन्नड़ उन लोगों की मातृभाषा थी, लेकिन ये खान देश विदर्भ में जाकर बस गए थे। इसके साथ साथ जो दंती दुर्ग के बाद उसका चाचा, ऐसे हम चाचा के रूप में देखेंगे, चाचा उनके जैसे कृष्ण प्रथम जो थे राष्ट्रकूट की गद्दी पर वह बैठने का काम किए थे। इसी कृष्ण के अगर हम कहें कि इसी कृष्ण के शासन काल में जैसे एलोरा की गुफा जो है प्राचीन जो एलापुर यानी वेरुल के अनुरूप यहाँ कैलाश मंदिर पहाड़ को काटकर बनाने का काम किया गया था। इस संबंध में कृष्ण के कुछ लेख भी यहाँ पे हमें प्राप्त होते हैं। 9वीं सदी में जो अमोद वर्ष और एक तरह के प्रख्यात यहाँ राष्ट्रकूट राजा हुआ करते थे, इसी अमोद वर्ष ने राष्ट्रकूट की नई राजधानी मान्यखेड़ जिसे मालखेड़ की नींव डालने का काम किया था। अमोद वर्ष के शासन काल में जैन जो गणितज्ञ महावीराचार्य 850 ईस्वी में उनकी हम चर्चा देखते हैं कि उन्होंने गणित सार संग्रह की रचना भी करने का काम किया था। ईसा की 8वीं सदी में पश्चिमी महाराष्ट्र के कोंकण प्रदेश के शिलाहार का राज्य जो था यहाँ स्थापित जब हो गया था, तो 11वीं सदी में इनकी एक शाखा का राज्य कोल्हापुर सतारा प्रदेश में भी स्थापित जब हो चुका था, तो इन शिलाहारों के अनेक यहाँ नागरी लेख देखने के लिए मिलते हैं। 11वीं सदी में नागरी लिपि के प्राचीन जो मराठी भाषा थे, ऐसे मराठी भाषा के लेख मिलने लग जाते हैं और यह कहा जाता है कि ऐसे अक्षी यानी कि कुलाबा जिला में, यानी कुलाबा जिला जो था में शिलाहार शासक केसी देव प्रथम का एक शिलालेख जो 1012 ईस्वी में मिलता है, जो संस्कृत मराठी भाषा में ही स्पष्ट होता है। इसकी लिपि होता है यह लिपि नागरी ही है, परंतु दिव्य आंगर जो रत्नागिरी जिला के ताम्रपट्ट पर पूर्णतः मराठी में लिखा गया है। इसे मराठी का अगर आधलेख कहा जाए तो आधलेख भी माना जाता है। और नागरी लिपि में अगर लेख जो लिखे गए हैं या ताम्रपत्र पर 10 से 60 ईस्वी का या 10 से 60 ईस्वी का यह समय का वर्णन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। कर्नाटक के
प्रदेश में श्रवणबेलगोला है। ऐसे स्थानों पर जैनों का एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल के रूप में देखा जा सकता है। यहाँ गोमटेश्वर का जो मंदिर है, तो गोमटेश्वर का भव्य पुतला खड़ा है। इस स्थान पर विविध भाषाओं और लिपियों के अनेक लेख देखने के लिए आपको मिलेंगे ही। और यह है जैसे श्री, अगर हम गंगराजे सुताले करवियले अर्थात श्री गंगराजा के परकोटा बनवाया था, ऐसे शब्दों से संबोधित करते हैं। तो इस संबंध में अगर कहा जाए कि एक अन्य नागरी लेख में लिखा हुआ है कि अगर यह लिखा हुआ है कि श्री चामुंड राजे करविलेले, ये लेख दक्षिणी शैली के नागरी लिपि में ही स्पष्ट है। देवनागरी के जो यादव राजा थे, तो यादव राजाओं ने नागरी लिपि में बहुत सारे लेख यहाँ पे उनके देखने के लिए मिलते हैं। और यादव राजा जो है, जिसमें रामचंद्र का नाम अगर देखेंगे तो 13वीं सदी में इनके ताम्रपत्र में एक और ओ की मात्रा जो है या अक्षरों की बाईं ओर से यह लिखने का काम किया गया है। और कल्याण के जो पश्चिमी चालुक्य नरेश के लेखों की नागरी लिपि में ही यह स्पष्ट देखने के लिए मिलता है। उड़ीसा के कलिंग राजा की अगर हम बात करें तो इनकी ब्राही लिपि जो है, ब्राही की एक विशेष शैली है। कलिंग लिपि का यह अस्तित्व था, लेकिन अगर हम कहें कि गंग वंश के कुछ शासकों के लेख यहाँ नागरी लिपि में ही देखने के लिए मिलते हैं। नागरी लिपि के लेखों में अगर हम यहाँ वर्णन करते हैं कि केवल पश्चिम तथा पूर्व भारत के, बल्कि पूर्व भारत के ही नहीं, बल्कि अगर हम कहें कि सुदूर भारत के दक्षिण से भी ये मिले हुए हैं, तो ऐसे दक्षिण भारत के जो शांड्य प्रदेश के राजा जो थे, यानी ऐसे राजा अगर हम बरगुण की बात करते हैं, जो पलियम ताम्रपत्र पर मिले हुए हैं। और इस तरह से प्रथम ताम्रपत्र तमिल में भी यह प्राप्त होते हुए हमें दिखता है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम कहें कि नागरी लिपि अर्थात संस्कृत भाषा की अगर हम कहते हैं, तो ऐसा लेख यहाँ पे शुरू होता है और ईसा की 9वीं सदी का ही एक समय होता है। और उत्तर भारत में जो पहल अगर हम कहें गुर्जर प्रतिहार राजाओं के लेखों में नागरी लिपि को देखने के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे प्राप्त होता है। अनेक विद्वान अपने अपने मतों को यहाँ पे व्यक्त करते हुए स्पष्ट करते हैं कि जैसे गुर्जर प्रतिहार बाहर से जब आए थे, तो ईसा की 8वीं सदी के उत्तरार्ध में अवंती जो प्रदेश था, इन्होंने क्या किया कि अपना शासन यहाँ खड़ा कर दिया। और बाद में जो था कनौज पर इन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। मिहिर भोज की बात करें, महेंद्रपाल की बात करें, आदि विख्यात जो प्रतिहार शासक यहाँ पे हुए थे, ऐसे शासकों के माध्यम से मिहिर भोज जो थे 840 ईस्वी से लेकर 81 ईस्वी के बीच में ग्वालियर प्रशस्ति के रूप में नागरी लिपि यानी संस्कृत भाषा में इन्होंने वर्णन किया था। इसके साथ अगर हम धारा नगरी की परमार शासक भोज अगर हम भोज की देखते हैं, राजा भोज की, तो अपने विधानानुराग के इतिहास में यह एक प्रसिद्धि भी उन्होंने पाया था। लेकिन इस शासक के बहुत ऐसे कम अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं। और खासकर इस राजा के जो बंसवाड़ा की अगर हम बात करते हैं, तो बंसवाड़ा और बेतमा दानपत्र क्रमशः कोंकण विजय तथा कोंकण विजय पर्व के अवसर पर यह देते हुए नजर आता है। बेतमा यानी इंदौर के समीप का जो जगह है बेतमा, या दान पत्र जो 10 से 20 ईस्वी में आपको प्राप्त होता है। और उपयुक्त यहाँ बातें जो कही जा रही है, हमने यहाँ लेखक बता रहे हैं कि हमने उन्हीं आरंभिक नागरिक लिपियों की संक्षिप्त चर्चा भी की है, जो देश के विभिन्न भागों में अगर हम समझते हैं तो ऐसे विभिन्न भागों में देखने के लिए हमें प्राप्त होता है। 12वीं सदी के बाद में हम उत्तर भारत के सभी हिंदू शासकों को यहाँ देवनागरी लिपि का ही इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। हमने यह भी देखा है कि कुछ इस्लामी शासक थे, उन्होंने अपने सिक्कों पर भी यहाँ नागरी लेख भी अंकित करने का काम किया था। तो इस तरह से नागरी लिपि जो था हमारे भारत में यह अपनी जो प्रसिद्धि था, इस प्रसिद्धि को प्राप्त किया था। और इस तरह आज हम लोगों का यह नागरी लिपि जैसे पाठ जो है समाप्त होता है। पुनः हम अगले क्लास में अगले सीरीज के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद।